जर्नलिज्म तो कुछ आता नहीं था, कभी एबीसीडी मीडिया मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की कुछ की नहीं। मैंने एकदम ट्रैक चेंज कर लिया, कहाँ मैं सीएस रिलेटेड और मार्केट रिलेटेड जॉब्स में था, ये मौका आया, मैंने सोचा चलो करके देखते हैं। पहली चीज आपका आईक्यू लेवल और ऑब्जर्वेशन पावर, अगर वो स्ट्रॉन्ग है ना तो आप लाइफ में कोई भी काम कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्यों है? क्योंकि वो एक कुछ क्वालिटीज आप में डिफाइन करती है। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अनिल को इतना तो आता होगा। अगर आपने 3 घंटे की फिल्म देखनी है तो अभी तक तो हमने आधा घंटे की फिल्म देखी है। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का हाल है, अभी तो शुरुआत हुई है। मतलब अगले 20 से 25 साल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। एक आपको रिस्क लेने के लिए, नया आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। पहले है ना, लोगों को लगता था ये सब वो मदारियों का और सफेरों का देश था, 125 करोड़ उनको वो दिखते थे। अब पूरी दुनिया में 125 करोड़ कंज्यूमर नजर आते हैं। तो हमारे यहाँ जबरदस्त पोटेंशियल है। थोड़ा सा हमें इन्वेस्टर फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली ये होने की जरूरत है। आमतौर पर है ना, अब तक है ना हमारे यहाँ जो एक सोच बनी हुई है, पैसा कमाना मतलब बुरा माना जाता है, गुनाह माना जाता है। कमाना सबको है, मुझे भी कमाना है, आपको भी कमाना है, लेकिन जिन्होंने कमा लिया ना उनको हम ऐसे देखते हैं, अरे इसने कमाया है, ये ठीक नहीं है। अरे भाई, अगर एक ही पेरेंट है सरकार, सबकी ओनर सरकार है, तो भाई एक ही मोहल्ले में, एक ही शहर में 50 सरकारी बैंक क्यों चाहिए? बैंक्स होने चाहिए, सरकारी बैंक्स होने चाहिए, जरूरी है। क्योंकि सरकार की कुछ जो नीतियां हैं वो कभी भी प्राइवेट बैंक्स कभी भी दिल से पूरी नहीं करती। मार्केट में आने के लिए, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कल का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में जो शख्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शेयर मार्केट पर, स्टॉक मार्केट पर, शेयर्स पर जब वो अपनी राय देते हैं तो सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी उनको राय को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू आनंद जी, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। जी सर, आपका एक लंबा जीवन रहा है। आप सीए हैं, बेसिकली आपने कॉमर्स की पढ़ाई करी है। तो मैं सबसे पहला सवाल जो है आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछना चाहूँगा कि कॉमर्स का एक लड़का सीए करने के बाद मीडिया में कैसे आ गया? यात्रा कहाँ से शुरू हुई? मतलब वैसे ही अंदाज से, मतलब कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। आप सरप्राइज करेंगे सुनेंगे तो कि अरे ऐसा भी हो सकता है। हाँ, सीए करने का इरादा बचपन से था। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 8वीं क्लास में पढ़ता था चित्तौड़ में, और तब मेरी एक मौसी की शादी हो रही थी और मेरे जो मौसा जी थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वो सब फॉरेन जाने वाले थे। तो मुझे ऐसा लगा कि सीए तो बहुत बड़ा आदमी होता है जिसे फॉरेन जाने को मिलता है। बस उस दिन से दिमाग में बैठ गई कि सीए करना है। तो सीए की पढ़ाई वाला माहौल में मुझे तब से मैंने मुझे सब लोग कहते थे कि हमेशा मैं स्कूल टॉप करते आया। 10th 11th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। तो सब लोग मुझे कहते थे तुम्हें साइंस लेनी चाहिए, बड़े इंटेलिजेंट हो पढ़ने में। मैंने कहा ना, मुझे तो सीए बनना है, तो मैं सीए के हिसाब से ही कॉमर्स पढ़ूंगा। ग्रेजुएशन की चित्तौड़ से, मुंबई आ गए और आने के बाद सीए कर ली, सीएस कर ली, कंपनी सेक्रेटरी वाला कोर्स भी साथ साथ में हो गया। फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड जॉब्स में थे। तो ऐसे जॉब में होते होते एक बार ऐसे किसी एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता चला कि एक नया हिंदी बिजनेस चैनल खुल रहा है, सीएनबीसी आवाज। और वहां पर वो कोई मार्केट के एक्सपर्ट, थोड़ी बहुत जो जिनको मार्केट की समझ हो, जर्नलिस्ट भी हो, हिंदी अच्छी बोल ले, ये सारी क्वालिटीज देख रहे थे। तो हिंदी वाली क्वालिटीज तो ठीक, राजस्थान से पले बने तो हिंदी तो आती है, ठीक है। मार्केट की भी समझ थी क्योंकि जॉब्स ऐसे थे, बिजनेस की भी समझ थी सीएस होने की वजह से, लेकिन जर्नलिज्म तो कुछ आता नहीं था। कभी एबीसीडी मीडिया मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की कुछ की नहीं। लेकिन पता नहीं सीएनबीसी आवाज वालों ने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो ठीक है, अनिल सिंह को ले लेते हैं। ऐसे मेरी यात्रा की शुरुआत थी। और मतलब मैं 35 साल की उम्र में मैंने एकदम ट्रैक चेंज कर लिया, कहाँ मैं सीएस रिलेटेड और मार्केट रिलेटेड जॉब्स में था, ये मौका आया, मैंने सोचा चलो करके देखते हैं, कुछ तो नया ट्राई किया जाए। बस वो नया ट्राई करने में मीडिया लाइन में आ गया। सर, यहीं से मेरा अगला सवाल निकलता है। आपने कहा कि मैंने 35 साल की उम्र में एक ट्रैक बदल लिया। आमतौर पे हम देखते हैं जो सीए और सीएस होते हैं वो 35-36 साल के बाद जाके अपनी खुद की कंपनी खोलते हैं, वो फंडिंग लाते हैं, अपनी खुद की कंपनी खोलते हैं, अपने खुद की मार्केट को बड़ा करते हैं। आपने पत्रकारिता की भी पढ़ाई नहीं की थी, आप कैमरा फैमिलियर भी नहीं थे, एंकरिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम आई होगी।
तो इन ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो आपने सोचा कि नहीं यार मुझे मीडिया लाइन में चले जाना चाहिए? देखिए, दो चीजें है आनंद जी, मैं जो समझता हूँ, पहली चीज आपका आईक्यू लेवल और ऑब्जर्वेशन पावर, अगर वो स्ट्रॉन्ग है ना तो आप लाइफ में कोई भी काम कर सकते हैं। अगर ये दो चीजें हैं और उसके बाद वो काम करने में आपका पैशन है, मजा आता है ना, तो फिर अंदर से जोश आता है, एकदम वो करने की उमंग आती है कि भाई ये करना है, सीखना है। तो नहीं तो क्या है, आप 35 साल 40 साल की उम्र में दो चीज कर सकते हैं, या तो आप ये सोच सकते हैं भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं इतनी पढ़ाई कर चुका हूँ, इतनी डिग्री ले चुका हूँ, मुझे सब आता है और जो आता है वही जिंदगी भर करूंगा, है ना। एक ऑप्शन तो वो है। दूसरा ऑप्शन ये कि नहीं यार, कुछ नया करें और सीखें। सो मैंने दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल ऑप्शन होता है कि एकदम अनरिलेटेड फील्ड है, कुछ आता नहीं। अच्छा, सीरियसली मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, जब मैंने ज्वाइन किया मीडिया में तो मुझे भी लगता था कि ये मुझे ले क्यों रहे हैं, मतलब मुझे टीवी तो आता नहीं कुछ भी। अच्छा, मेरा ऑडिशन लिया था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर आज वैसा कोई ऑडिशन मुझे दे तो शायद मुझे उसे रखूं भी ना और दूसरी बार भी ना बुलाऊं। अब कहाँ कैमरा, टीवी, टेलीप्रॉम्प्टर, ये वो सब, स्टूडियो की लाइट वगैरह देख के आदमी वैसे है ना चौंक जाता है। तो मैं पहली बार गया ऐसा, बहुत ही गंदा सा ऑडिशन दिया था, लेकिन भला उनका कि उन्होंने पता नहीं कुछ तो देखा। जब मैं जॉब ज्वाइन करा था तब ऑनेस्टली मेरा जो जॉब था मैं बहुत अच्छा कर रहा था। अच्छा, मेरा नाम वहां पर जॉब में टाइगर रखा हुआ था कि अनिल सिंह भी तो टाइगर है, बहुत बढ़िया काम करता है ना, और बेस्ट एम्प्लॉय काइंड ऑफ। तो मेरी फैमिली, वाइफ, मेरे क्लोज फ्रेंड, जिनसे मैं ओपिनियन लेता था, आनंद जी, वो सब कहते थे भाई तू ठीक तो कर रहा है ना, अच्छा खासा तरह चल रहा है, क्यों फालतू में इधर उधर कूदना है तुझे। फिर मैंने सोचा नहीं, एक बार ट्राई तो करके देखें, लाइफ में कुछ नया करते हैं, मतलब ये तो रूटीन है, हो सकता है अगर मैं कुछ अच्छा कर लूं तो अनिल सिंह भी एक नाम बन जाए। तो वो एक कहीं न कहीं मन में था कि कुछ अलग हटके करके देखते हैं, एक मौका मिला, इसको छोड़ना नहीं है। और ऑनेस्टली कहूं, शुरू के 2-3 साल तो मुझे ऐसा लगा भी कि भाई आता जाता कुछ नहीं है, आ गए हो इधर। उसके बाद ये सोचा कि जब जाए ना तो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ कोई गया है यहाँ से निकल कर, तो वो तो पहचान बनानी है। तो बस उसमें लगे रहे और बाकी ईश्वर की कृपा है, काम हो गया बस आपके सामने। अब जी जी जी। सर, मेरा अगला सवाल चैनल को लेके था। मतलब जैसे हम बात करें एक बिजनेस चैनल की, तो लोगों के दिमाग में आता है कि यार एक बिजनेस चैनल की एक्सेप्टेंस उतनी शायद नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता द काइंड ऑफ शोज देखने में, द काइंड ऑफ न्यूज़ देखने में। जब हम देखते हैं कई बार जब बजट आता है या प्रधानमंत्री का वक्तव्य होता है, वित्त मंत्री का वक्तव्य होता है, तो बिजनेस चैनल्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार हमने बजट में देखा है, आप सुबह से लेकर शाम तक जो है एंकरिंग करते रहते हैं, आप उठते नहीं हैं। तो उन अनुभवों के बारे में कुछ बताइए कि वो दिन कैसे निकलते हैं जब एक बहुत बड़ा दिन होता है। मतलब कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप 8-9 घंटा बजट के दिन कैसे बैठ जाते हैं बिना ब्रेक लिए। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, 2 बजट तो मेरे ऐसे गए जो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, मतलब बायोलॉजिकल ब्रेक भी नहीं लिया, ये समझ लीजिए। पता नहीं वो ताकत कहाँ से आती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है। और एक और चीज बताऊं, बजट के दिन तो आपको 100% अटेंटिव होना पड़ता है। एक सेंटेंस जो वित्त मंत्री जी बोल रही है वो सुनना है, एक के बाद एक पीछे गेस्ट है, एनालिसिस आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मार्केट पे भी नजर रखनी है, बजट के ऐलान क्या आ रहे हैं, गेस्ट क्या पिक्स दे रहे हैं, मतलब पूरा आपको काम है। प्लस आपको अपनी टीम को डायरेक्शन देना है कि हमारी एडिटोरियल थॉट प्रोसेस क्या होगी, लाइन क्या होगी, हम कैसे बजट को देखें। तो मतलब आपको एक सेकंड भी वो कहना चाहिए कि आराम नहीं है। मतलब नहीं तो क्या होता है जनरली, सपोज मैं शो कर रहा हूँ, मेरा को एंकर सवाल पूछ रहा है या मेरा एक्सपर्ट जवाब दे रहा है, तब तक आराम से वाह थोड़ा बहुत हिल लिए, कर लिए, ये सब कर लिए। बजट के दिन वो फैसिलिटी नहीं है, आपको पूरा अटेंशन के साथ काम करना है। लेकिन मजा है, एनर्जी जो आती है, क्योंकि वही दिन है। आप है ना, सिंपल सी बात है आनंद जी, फिरोज शाह कोटला की पिच है, आराम से जाएं, बैटिंग करें, बढ़िया बैटिंग पिच है, 200-250 मार के आए, बढ़िया चीज है। लेकिन अगर आपको एक ओवर में, आखिरी ओवर और टीम को जिताने के लिए 18-20 रन, 24 रन चाहिए, वो जो मारने का मजा है ना, वो अलग ही है। तो बजट का दिन आपके लिए वैसा ही है कि एक ही दिन है, इसमें आपको पूरा करके दिखा देना है। और ये हमारे बिजनेस चैनल के लिए सबसे बड़ा दिन है, राइट। तो उस दिन सबसे ज्यादा अगर आपकी व्यूअरशिप है, इसका मतलब ये कि लोगों को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट दिन आपको किससे देखना है। तो वो जोश जो आता है, वो मैं कहूंगा कि हमारे दर्शकों के प्यार की वजह से आता है। और उनका जो ये प्यार है वो आपको जिम्मेदारी देता है कि आप हिले ना, उठे ना, अपने आप ताकत आती है। हाँ, ये बात जरूर 7-8 बजे के बाद ऐसा लगता है शाम को, हाँ मतलब बिल्कुल जान बची नहीं है। लेकिन जब तक स्क्रीन सामने, कैमरा लाइट्स ऑन है, तब तक तो ईश्वर की कृपा है, पूरी एनर्जी रहती है।
अगला सवाल मेरा जो है, आप जो रिकमेंड करते हैं स्टॉक्स को, उस पे है। अक्सर हम देखते हैं सर, आपके वेबसाइट पे भी जो है आर्टिकल जो है आते हैं, आप अपने शो में भी लोगों को सलाह देते हैं कि ये शेयर खरीदें, ये शेयर को बेच दें। तो आमतौर पे लोग आपकी सलाह मानते भी हैं, प्रॉफिट भी उनको होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत रिसर्च होती होगी, बहुत मेहनत होती होगी। तो क्या आप अकेले खुद ये रिसर्च करते हैं या आपकी टीम रिसर्च करती है? किस तरीके से आप स्टॉक्स को पिक करते हैं? क्या क्राइटेरिया आपका है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। दो चीजें हैं इसमें। पहला, एक रोल टीम का है, दूसरा रोल मेरा है, ठीक है। आमतौर पर जो रोज मैं एनालिसिस करता हूँ कि बाजार आज ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, मार्केट के डायरेक्शन का, उसमें आमतौर पर मेरी अपनी रिसर्च रहती है, मेरे अपने थॉट्स होते हैं, और उसमें मुझे बहुत जरूरत नहीं पड़ती मेरी टीम के सहयोग की। लेकिन हाँ, सिर्फ वो जो एक्सचेंजेस से डेटा आते हैं, वो डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मुझे चाहिए, जिस फॉर्मेट में मुझे जरूरत है वो मुझे वो डेटा दे देते हैं, और उस डेटा के दम पर मैं अपना एनालिसिस कर देता हूँ। ये तो एक बात होती है। दूसरी बात होती है स्टॉक से रिलेटेड, जो हम स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, तो वहां पर मैं अपनी टीम से डेटा मंगवाता हूँ, उसके फाइनेंशियल्स मंगवाता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, चाहे मेरी टीम ने कुछ भी मुझे दिया, अल्टीमेटली अगर मैं एडिटर हूँ तो जिम्मेदार मैं हूँ, अगर मैं हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ, और वो मैं जिम्मेदारी हमेशा लेता हूँ। कई बार होता है हमारी टीम मेंबर्स कुछ डेटा वो नहीं दे पाते जो देने होते हैं, कुछ उनसे मिस हो जाता है, लेकिन एज ए लीडर हमारी यही जिम्मेदारी कि हम उनको बताएं, सिखाएं कि देखिए इस बार ये मिस किया, अगली बार इस तरह के डेटा भी होने चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, रॉ मटेरियल मुझे मिल जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर दर्शकों को देने की जिम्मेदारी मेरी है। वो जजमेंट, वो एनालिसिस, वो डायरेक्शन मुझे देना है, और वो जिम्मेदारी के साथ मैं देता हूँ। और इसीलिए हम बहुत अच्छे से ये महसूस करते हैं। स्पेशली मैं आपको बताऊं, कोई दिन ऐसा नहीं है आनंद जी जिस दिन मैं डेटा एनालिसिस किए बगैर सोऊं। और 2-3-4 बार मैंने जिंदगी में, 2-3-4 बार ही अब तक है जिंदगी में, 15 साल में मैंने ट्राई की कि आज डेटा नहीं आया, या आज बहुत थक गया हूँ, या आज कहीं बाहर डिनर पे गए हैं, सुबह कर लेंगे, रात को नींद नहीं आती है। ऑनेस्टली ये बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है, अरे काम बाकी है, अरे काम बाकी है। तो मैं रात को घर पे 12 बजे आऊँ, 1 बजे आऊँ, 2 बजे आऊँ, मेरी जो शीट बनती है, एक शीट होती है जो मैं हमेशा रोज बनाता हूँ, और वो जो शीट बनती है वो इस तरह की शीट होती है जिसपे बहुत सारे कुछ लिखा हुआ रहता है। वो शीट जब तक मेरी बनकर तैयार ना हो, मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने फिर यही सोचा, डिसीजन ये लिया कि रात भर परेशान होने से बढ़िया कितने भी थके हों, आधा 1 घंटा, आमतौर पर मुझे शाम को हर रोज 1 से 1.5-2 घंटा, ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, रिजल्ट सीजन है तो थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, बाकी 1-1.5-2 घंटा मुझे लगता है, उतना मुझे रोज पढ़ना होता है, उतना मुझे रोज डेटा एनालिसिस करना होता है। वो करने के बाद ही मैं सोता हूँ। सर, मैं जब आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने आपका एक वक्तव्य पढ़ा। आपने कहा कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, लेकिन जब बड़े लोगों की बात आती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे पदों पर लोग बैठे हैं, तो उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, उनका एक सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मीडिया इंडस्ट्री में आपको ऐसा क्यों लगता है? आप ही के प्लेटफॉर्म पे किया है मैंने जी। बिल्कुल, एक पैनल डिस्कशन था मेरे ख्याल से 2 साल पहले, और आपने मुझे आमंत्रित किया था। मैं बेसिकली हर क्वालिफिकेशन की एक इम्पोर्टेंस है। क्वालिफिकेशन क्यों है? क्योंकि वो एक कुछ क्वालिटीज आप में डिफाइन करती है। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अनिल को इतना तो आता होगा, करेक्ट। अगर आप ग्रेजुएट है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपको इतना आता होगा। आप IIT है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको इतना आता होगा, करेक्ट। अगर आज मुझे एडिटर बनना है किसी चैनल का, या किसी को रिपोर्टर बनना है, तो कहीं कोई वो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, करेक्ट। आपका मीडिया बैकग्राउंड है, आप अच्छा करेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे, बात सही है। मैं तो बिना बैकग्राउंड के आ गया, चल गया, एक अलग बात है। तो मेरे लिए तो अच्छी चीज थी कि अगर इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं तो पता चला कि एक पर्टिकुलर ये डिग्री होनी चाहिए तो ये आप किसी चैनल के एडिटर बन सकते हैं, करेक्ट। तो मैं कभी ना बन पाता शायद, या मुझे पढ़ना पड़ता फिर से 35 साल की उम्र में, वो अलग चीज है। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की है, और ये मुझे लगता है कि जितनी हमारी एक्सेप्टेंस है लोगों में, देश की जनता में, तो हमारी उतनी ही जवाबदेही होनी चाहिए, और वो जवाबदेही एक क्वालिफिकेशन के साथ में ज्यादा आती है। तो हर कोई एडिटर ना बने, हर कोई रिपोर्टर ना बने, हर कोई मीडिया वाला ना बने, इसके लिए एक सर्टेन कोर्सेज, सर्टेन सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए। अगर इंजीनियर बनने के लिए आपको डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, CA बनने के लिए डिग्री चाहिए, हर एक प्रोफेशन के लिए डिग्री चाहिए, और बिना उस सर्टिफिकेशन के आप नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ होना चाहिए। एक थॉट है ये मेरा,
सब लोग एग्री हो सकते हैं, नहीं हो, अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हमारे प्रोफेशन में भी हो तो मुझे लगता है कि हमारा जो लेवल है पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का, वो उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जी सर, अगला सवाल अर्थव्यवस्था को लेकर के था। जनवरी मार्च के क्वार्टर में हमने देखा कि 1.6% से हम आगे बढ़े, लेकिन ओवरऑल 2021 में -7.3% हम रहे। सेंटिमेंट जो है अभी भी नेगेटिव ही है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी अनुमान घटाया, क्रिसिल ने भी घटाया, IMF ने भी घटाया है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं फिलहाल? मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने 3 घंटे की फिल्म देखनी है तो अभी तक तो हमने आधा घंटे की फिल्म देखी है। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का हाल है, अभी तो शुरुआत हुई है। मतलब अगले 20 से 25 साल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। बीच बीच में कोई ऐसे साल आएंगे, कोरोना की वजह से आए, किसी और वजह से आए, सरकारें बदलें, कोई नई सरकार आए जाए, पॉलिसीज बदलती है, ये छोटे मोटे ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि कोई भी सरकार आए, ग्रोथ तो होगी ही और दमदार होगी। बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि अगर आप देखें तो इंडिया में बिजनेस को लेकर अब एनवायरनमेंट फिर से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आज से पहले इतना आसानी से आपको नया बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे। सोचे हमारे फोर फादर्स के वक्त अगर उनको बिजनेस करना है तो अपने गहने बेचने, करेक्ट, अपने परिवार वालों से पैसा लेना है या यार दोस्तों से उधार लेना है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, तो फिर तो आपको वैसे ही आप बिजनेस शुरू कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं। वो होता तो फिर बात ही क्या थी। तो आज की तारीख में आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप स्टार्टअप है, आपके लिए हजारों लोग पैसा लगाने को तैयार है। क्राउड फंडिंग हो जाती है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स आपके पास हैं जो पैसा लगाने को तैयार हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, सीड फंड्स हैं, इतना इजी है। और अगर आप फेल भी हो गए तो कोई ऐसा नहीं कि मतलब आपको है ना सोसाइटी में बहुत बुरी नजर से देखा जाएगा, अरे ये तो बेकार सा आदमी, डिफॉल्टर है। सो आज एक आपको रिस्क लेने के लिए, नया आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। इससे बढ़िया एनवायरनमेंट कभी था नहीं, इससे ज्यादा पैसे कभी आपको मिलते नहीं थे। बैंक्स तैयार हैं, इंस्टीट्यूशन तैयार हैं, इन्वेस्टर्स तैयार हैं। तो मुझे लगता है, प्लस हम यंग पॉपुलेशन है, करेक्ट, प्लस इंडियन पॉपुलेशन में एक बड़ा फायदा है कि हम एडजस्टेबल बहुत हैं। हम जिस देश में जाए हम उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंडियन है हम ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, इंग्लैंड में तो इंग्लैंड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, अमेरिका में तो अमेरिका के हिसाब से हो जाएंगे। और मतलब हम ऐसी ऐसी जगह जाकर, चाइना जहाँ पर बड़ा मुश्किल है बिजनेस करना, वहां भी जाकर इंडियन अच्छे से बिजनेस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है अगले 20-25 साल इंडियन बिजनेसमैन बहुत तगड़ा काम करेंगे। इकोनॉमी जो ओपन अप हो रही है, भाई पहले है ना लोगों को लगता था ये सब वो मदारियों का और सफेरों का देश था, 125 करोड़ उनको वो दिखते थे। अब पूरी दुनिया में 125 करोड़ कंज्यूमर नजर आते हैं। आज 125 करोड़ कंज्यूमर को टैप करने के लिए अगर किसी MNC विदेशी कंपनी को, बहुराष्ट्रीय कंपनी को जाना है तो उनको 50 कंट्री कवर करने पड़ेंगे, तब जाके इतने कस्टमर एक साथ मिलेंगे। या एक कंट्री में आपको एक साथ मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ जबरदस्त पोटेंशियल है। थोड़ा सा हमें इन्वेस्टर फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली ये होने की जरूरत है। आमतौर पर है ना, अब तक है ना हमारे यहाँ जो एक सोच बनी हुई है, पैसा कमाना मतलब बुरा माना जाता है, गुनाह माना जाता है। कमाना सबको है, मुझे भी कमाना है, आपको भी कमाना है, लेकिन जिन्होंने कमा लिया ना उनको हम ऐसे देखते हैं, अरे इसने कमाया है, ये ठीक नहीं है। तो वो थोड़ी सी थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत है कि बिजनेसमैन भी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के को आगे बढ़ाने के लिए, देश निर्माण में उनका भी कंट्रीब्यूशन है, वो टैक्स भर रहे हैं तो देश आगे बढ़ रहा है। तो वो एक थोड़ी सी सोच अगर बदलेंगे तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया एनवायरनमेंट बनेगा। और मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी यहाँ से अभी तो कुछ भी नहीं देखा आपने, हमने बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जी, अगला सवाल मेरा बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के था। आपने तो आप CEO CS भी रहे हैं, आंकड़ों को समझते हैं, मैथमेटिक्स को समझते हैं। फिलहाल सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को भी जो है मर्जर करने के बारे में सोच रही है। तो एक आम आदमी जिसको कॉमर्स नहीं आती, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती, जो कुछ गणित नहीं समझता है मार्केट की, तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार जिस तरीके से मर्जर कर रही है बैंकों का, सरकार की मंशा है कि देश में 2 या 3 बड़े बैंक रहे तो लोन देने में भी सहूलियत हो, भ्रष्टाचार भी ना हो, तो बैंकों का जो मर्जर है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं भविष्य के लिए? एक सिंपल सी चीज है, आप है ना मुंबई के पास एक जगह है, हिल स्टेशन है लोनावाला। अब कभी आप लोनावाला जाएंगे ना तो आप देखेंगे लोनावाला में रोड के दोनों तरफ मगनलाल चिक्की, हर दुकान के बाहर बोर्ड मगनलाल चिक्की का लगा हुआ है। तो जो पहली बार जाता है वो सोचता है कि ये मगनलाल जी की फैमिली में इतने कितने मेंबर हैं,
कि जिन्होंने हर एक ने चिट्ठी की दुकान खोल के हर एक ने मगनलाल के नाम से खोल रखी है। करेक्ट, यही हाल हमारे बैंकों का है। अरे भाई, अगर एक ही पेरेंट है सरकार, सबकी ओनर सरकार है, तो भाई एक ही मोहल्ले में, एक ही शहर में 50 सरकारी बैंक क्यों चाहिए? अब मतलब अगर मेरे बच्चों को, मैं 4 बच्चों को सेम बिजनेस दूं और बोलूं चारों अपनी अपनी दुकान इसी गली में खोल लो, ठीक है, और वो चारों आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो फायदा किसका है, नुकसान किसका है? करेक्ट, सेम वही सिचुएशन है। बैंक्स होने चाहिए, सरकारी बैंक्स होने चाहिए, जरूरी है, क्योंकि सरकार की कुछ जो नीतियां हैं वो कभी भी प्राइवेट बैंक्स कभी भी दिल से पूरी नहीं करते। आम आदमी तक, निचले स्तर तक जो लोन पहुंचाना है, कर्ज देना है, वो काम सरकारी बैंक ही कर सकते हैं, वो करते आ रहे हैं, तो उनकी हमें जरूरत है। लेकिन कितने चाहिए, ये बड़ा सवाल है। तो इस दिशा में मेरा ये मानना है 3 या 4 अच्छे सरकारी बैंक बना लें, बहुत हैं, ताकि उससे फायदा होगा, कंट्रोल रहेगा, करप्शन कम होगा, और जो सरकार की नीतियां उसके हिसाब से जो प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग करनी है वो भी हो जाएगी, और आपस में बेवजह बिना मतलब का कंपटीशन नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है, अगर आज समझिए मुझे लोन चाहिए, मैं आपके पास आया, आपने बोल दिया मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है ना आनंद जी, आप नहीं दे रहे ना, पास में आपके भाई का दूसरा बैंक है, वो भी सरकारी बैंक, मैं उससे ले लूंगा। तो फिर आनंद जी सोचते हैं, अरे फिर ठीक है, ये बराबर नहीं है लोन लेने वाला, लेकिन मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा, चलो मैं ही दे देता हूँ, क्यों बिजनेस जाने दूं। तो ये जो चीजें हैं, सरकारी बैंक होने चाहिए, होंगे भी, रहेंगे भी, लेकिन नंबर ऑफ बैंक्स कम होने की बहुत जरूरत है। और इस दिशा में जो सरकार सोच रही है कि 3 या 4 ही बड़े बैंक बचे, वो एकदम परफेक्ट है जी। सर, अगला जो सवाल है मेरा, वो थोड़ा महत्वपूर्ण भी और थोड़ा लंबा भी है। मैं जब मार्केट को देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो सर जो 2016 जून में शेयर मार्केट 26,000 के लेवल पे था, और फरवरी 20 में वो 41,000 के लेवल पे आया। यानी मार्केट को 26,000 से 41,000 के लेवल पे आने में 4 साल लगे। और फरवरी 2020 से 3 अप्रैल को वो 27,000 पे था, जब आपने एक मुहिम भी चलाई थी कि मत खरीदो, कुछ मत करो, आपने नहीं बहुत ले रहा है जी। 3 महीने के अंदर अंदर शेयर मार्केट ने वो डिप देखा जो 4 साल में उसका गेन था, और उसके बाद 1 साल में उसने उतना गेन देख लिया कि वो 27 से 52 पे आ गया। तो इस हिस्से में 2 सवाल है। पहला, क्या जो मार्केट 41 से 26 आया वो कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी? क्या पैसा कमाने का लोगों का जरिया था? और दूसरा सवाल ये है कि जो 27 से 52 के लेवल पे इतना तेजी से पहुंच गया है, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बुलबुला है और आने वाले टाइम में बहुत तेजी से मार्केट गिर सकता है? 101% मैं आपको कह सकता हूं कि बाजार जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी एक बुलबुला नहीं है। There is no bubble. There is no bubble. हाँ, कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जहाँ जरूरत से ज्यादा वैल्यूएशंस हो, जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हो, वो तो हमेशा होगा। जब घटते हैं 7,500 के लेवल पर, कई सारे स्टॉक ऐसे भी थे ना जो भाव वो होने नहीं चाहिए। 7,500 के लेवल पे भी कई शेयरों के भाव गलत, आज 15,500 15,800 पे भी कई शेयरों के भाव गलत हो सकते हैं। मार्केट कभी परफेक्ट नहीं होता, ये बात सही है। स्टॉक्स के दाम कभी भी परफेक्ट नहीं होते। लाइफ टाइम हाई मार्केट में भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो लाइफ टाइम लो पर मिलेंगे, और 7,500 के लेवल पर जब इंडेक्स था, निफ्टी था, तब भी कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो ये तो स्टॉक्स को लेकर अपना परसेप्शन है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मार्केट का एक ही तरीका है मार्केट को भांपने का। वो न पास्ट देखता है, न प्रेजेंट देखता है, वो फ्यूचर देखता है। अगर 12,000 से मार्केट ने गिरना शुरू किया तो बाजार को ये फ्यूचर दिख रहा था कि कोरोना के मामले देश दुनिया में फैल सकते हैं, सब कुछ ठप हो सकता है, और पहले से गिरना शुरू हो गया। आप इस बार देखिए, जहां से निफ्टी ने चलना शुरू किया, जब हम 15,500 के आसपास थे, 15,300 15,500, इस मार्क कीजिएगा 14,300 14,500 की रेंज में हम थे, तब केस आ रहे थे 4 लाख से ज्यादा हर रोज। करेक्ट, 4 लाख से ज्यादा केस हैं हाईएस्ट लेवल के, और बाजार बढ़ना शुरू कर चुका है। क्यों? कि केस तो अब आखिर कम हुए 85,000 पे, लेकिन मार्केट ने पहले ही उसका अंदाजा लगा लिया कि ये होने वाला है। अब अगर आप प्रेजेंट और पास्ट देखकर ये सोचते रहे कि कोरोना में ये हो रहा है, सब कुछ वो हो रहा है, तो आप कभी तेजी नहीं कर पाएंगे। मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एक चीज है तो वो है फ्यूचर का अंदाजा लगाना, भविष्य का। आप शेयर इसलिए खरीद रहे हैं आज कि ये कल बढ़ेगा, करेक्ट? तो अगर आप कल का अंदाजा नहीं लगा रहे हैं और पीछे वाले कल को देख रहे हैं, तो न तो आप खरीद पाएंगे, और खरीदेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो मार्केट में आने के लिए, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कल का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आज आप 15,800 के आसपास हैं, फ्यूचर आपको खराब दिख रहा है, तो फिर आप बेचिए,
बजाय खरीदने के। लाइफ टाइम हाई पर हर आदमी खरीदने को तैयार है, आप बेच कर देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, फ्यूचर अब भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, कोरोना के बाद चीजें और नॉर्मल होगी, बेहतर होंगी और यहाँ से भी तेजी बन सकती है, तो फिर वो आपका तरीका होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर देखता है और उसके बेसिस पे बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, इस वक्त बाजार सस्ता नहीं है, लेकिन बबल हो, यूफोरिया हो और ये मतलब वापस से मार्च 2020 में जो कुछ हुआ वैसा वापस हो जाएगा, वो सोचना गलत है। लोगों को तेजी चाहिए 2021 की, भाव चाहिए 2020 के, राइट? दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, ये दिक्कत है। हाँ, पर सर अगर उस समय हम देखें जब कोरोना की पहली वेव थी, तो आपने एक मुहिम चलाई थी कि भाई बिल्कुल मतलब, इवन आपने तो एक स्टेटमेंट तक दे दिया था कि मैंने मेरी 25 साल की रिसर्च दाव पे लगा दी है और मैंने बोला है लोगों को नहीं लेना है। तो उस वक्त आपको क्या एक अंदाजा था, आपको मतलब कैसे ये सब चीजें आपको सेंस हो रही थी कि मार्केट मतलब 41,000 से 26,000 आना एक बहुत बड़ी बात होती है? बहुत अच्छा सवाल है आनंद जी, और मैं आपको बताऊं इसमें कहाँ से वो आया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो नहीं लेना वाली मुहिम, ये थीम कैसे हमने चलाई। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी समझी है कि अगर मतलब है ना लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, मेहनत करो, है ना। काम मतलब अगर समझिए कि जब मैं मीडिया में आ गया, मुझे मीडिया समझ नहीं आता है, मुझे टीवी कैसे काम करता है क्या नहीं समझ में आता है, तो मैं ना 12 घंटे नहीं 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे काम करूंगा, 6 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा, तो मुझे जल्दी समझ में आएगा। मतलब मेहनत करो, ज्यादा काम करो, ये चीज है सिंपल फॉर्मूला, ठीक है ना। दो चीजों से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक पैसे से होती है और एक मेहनत से होती है जी। अब कोरोना आ गया तो पैसे का काम तो सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं कि उन्हें 2008 में फॉर्मूला मिल गया, जब भी बाजार में गड़बड़ हो, बहुत मुश्किल आए, पैसा डालो, लिक्विडिटी डालो, जिसको जितना पैसा चाहिए ले लो, हम दे रहे हैं, है ना। तो वो पैसे की प्रॉब्लम तो वो ध्यान रख लेंगे। दूसरा सवाल रहा फिर आपके हमारे ऊपर आती मेहनत करने की। अब ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप कुछ मत करो, मेहनत करो ही मत, घर में बैठे रहो, काम मत करो, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे जी। मैंने कहा अरे भाई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कोई आदमी काम ही नहीं करेगा तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा कैसे? इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम पहली है, अपनी तरह की अलग है, नहीं है, और इसका तो असर तगड़ा आएगा। तो मैं बहुत ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि मेरा कॉल ज्यादा कोरोना पर था, मार्केट पर कम था। और कोरोना पर कॉल इसलिए था कि अगर एक ऐसी बीमारी आती है जिसमें पूरी दुनिया ठप, कभी हम जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे भाई। मतलब यहाँ से अमेरिका जाना मुश्किल है, ये तो समझ में आता, लेकिन यहाँ से मैं अपने पास वाले फ्लैट में अपने पड़ोसी की घंटी नहीं बजा सकता, उसको नहीं कह सकता कि या तो तुम चाय पीने आ जाओ या मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ। तो फिर अगर ये सिचुएशन है फिर तो मामला मुश्किल है, और यही कॉल लेकर अब मैंने कहा कि नहीं लेना है। लेकिन एक अच्छी बात साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, हमने काफी हमने समय पर काफी इन्वेस्टर्स को बचाया भी, और जब मार्केट नीचे आया 8,500 9,000 7,500 पर हमने बहुत स्ट्रांगली ये भी कहा, और मैंने ये वो क्लिपिंग्स भी है, मैं आपको बता सकता हूँ, और वो कई बार हमने चलाई भी है। 7,500 पे मैंने खुद ने कहा जिस दिन 7,610 की क्लोजिंग थी कि आज मैं अपना हाईएस्ट 40% कैश में अपना डाल रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, आप भी डालिए, ये वक्त है पैसा लगाने का। तो 80-85% हमने पैसा लगाने की राय भी दी, 10-15% जरूर रह गया कैश में, वो एक अलग बात है, बट यही चीज है। तो ये जो पूरा उस समय नहीं लेना वाला थॉट प्रोसेस आया, वो इसी चीज से आया कि ये मामला ऐसा है जो हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और मार्केट नई चीज जो भी होती ना उस पर मार्केट रिएक्शन जरूर देता है, और मार्केट ने एग्जैक्टली वही रिएक्शन दिया जो हम सोच रहे थे। सर मेरा अगला सवाल लोगों की सोच को लेकर के, अगर आज भी अगर इस देश में देखें तो लगभग 30 से 35 करोड़ लोग हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा रोजगार कर रहे हैं, लगभग अच्छी खासी आबादी है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस चैनल देखते हैं, जो बिजनेस अखबार पढ़ते हैं। तो क्या भविष्य में, क्योंकि कोरोना काल में निवेश करने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई, तो जो मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग हैं, मार्केट की समझ रखने वाले लोग हैं, उनका भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि बढ़ोतरी होगी? आमतौर पर आपको दो तरह के लोग मिलते हैं हिंदुस्तान में। एक वो जो ये कहते हैं कि मैं तो जिंदगी में कभी कोई शेयर खरीदता नहीं भाई, ये मेरा काम नहीं है, ये पता नहीं क्या होता है, रोज ऊपर नीचे जीरो हो जाता है, नुकसान हो जाता है, जुआ है, सट्टा है, स्पेकुलेशन है, सब कुछ जो भी कहना है कहता है। वो कभी एक शेयर नहीं खरीदते हैं, बिना खरीदे ये सब कहते हैं, या फिर खरीद कर एक्सपीरियंस हो गया, पैसा लग गया तो ये कहते हैं। एक उस तरह के लोग हैं। दूसरे उस तरह के लोग हैं जो पूरा 100% अपनी कमाई, अपना काम, पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, और ये दोनों ही तरह के लोग गलत हैं।
जो 100% पूरा का पूरा अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं वो भी सही नहीं है, और जो बिल्कुल नहीं लगा रहे वो भी सही नहीं। और बेसिकली आम हिंदुस्तानियों की जो सोच है कि नहीं स्टॉक मार्केट में हम पैसा नहीं लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए, या हमें मालूम नहीं, वो गलत नहीं, क्योंकि हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। ये तो मैं सीए में आया तब जाके हमें समझ में आने लगा कि स्टॉक मार्केट भी कोई चीज होती है। आप दूसरे देशों में जाइए, उनके 10th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है। हमने पढ़ा ही नहीं, जब पढ़ा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। अच्छा, दूसरा ये कि अब आज आप पूछिए नेक्स्ट जनरेशन से, फॉरगेट स्टॉक मार्केट, वो तो सब क्रिप्टो में पैसा लगाने को तैयार बैठे हैं, और जिन्होंने पैसा बना लिया वो अपने आप को समझदार समझते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे पूर्वजों ने पैसा प्रॉपर्टी में बनाया, गोल्ड में बनाया, क्योंकि उस समय यही था, वही ऑप्शंस अवेलेबल थे, और वही उन्हें पैसा लगाना होता था। बहुत लिक्विड रखना है तो गोल्ड खरीद लीजिए, रातों रात बिक जाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो प्रॉपर्टी लेके रख लीजिए, आराम से अगली जनरेशन बेचेगी। यही फॉर्मूला था, सिंपल। लाइफ बड़ी आसान थी उस वक्त, है ना। अब जितनी टेक्नोलॉजी आ गई, लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई, आसान हुई लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी। तो अब जैसे जैसे हमारी जनरेशन, मेरी नेक्स्ट जनरेशन, वो अब धीमे धीमे समझ रहे हैं कि पैसा बनाने का तरीका स्टॉक मार्केट है, वो आ रहे हैं। और आई एम श्योर धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इससे प्रॉब्लम एक ही है, लोग क्विक मनी के तौर पर देखते हैं, आज खरीदूं कल बढ़ जाए, है ना। वो कॉन्सेप्ट जैसे जैसे खत्म होगी, क्लियर होगी, और लोग जब स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म एक सीरियस इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखेंगे तो पक्का पैसा बनाएंगे। और आई एम श्योर, ये तो मैं नहीं कह सकता जितने दर्शक जनरल न्यूज चैनल्स के होते हैं उतने हमारे कभी होंगे, वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अगर 125 करोड़ लोगों में से अगर 20% लोग भी, यानी कि 25 करोड़ लोग भी हमें देखना शुरू कर दे तो वो भी एक अच्छा नंबर नहीं, बढ़िया है। 25 करोड़ लोग अगर देखें, क्यों आनंद जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, भविष्य में ये भी होगा। सर, इंटरव्यू का आखिरी सवाल है, मैं जानता हूँ आपके पास समय कम है, आपको अपना शो भी करना है, तो इंटरव्यू का आखिरी सवाल है कि बस जाते जाते जो लोग अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 3 गोल्डन स्टेटमेंट आपके फिलहाल क्या है? देखिए, एक तो मैं जो मेरा स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, जो मैं फिर से दोहरा दूं आपके सामने, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि निफ्टी ऊपर जाए, उससे पहले आपको ऊपर नहीं जाना है। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वेल्थ तो मार्केट में अपने आप बनती है अगर आप लंबे टिके रहे। अगर आप लंबे टिके रहे तो आप, मैं बता रहा हूँ, 1979 में सेंसेक्स की वैल्यू 1000 थी जी, 100 माफ कीजिएगा 100 थी। 100 की वैल्यू से आज 52,000 पर है, 520 गुना हुआ है, करेक्ट, 42 साल में। तो फिर आपके सामने आपने कुछ नहीं किया, खाली सेंसेक्स या निफ्टी खरीद कर भी रख लिया, करेक्ट, तब भी आपके पैसे बन रहे हैं, राइट। सो पैसा बनाना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना आप समझते हैं, पहली चीज। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है। दूसरी चीज, रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम कर लीजिए। अब है ना, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आज अभी कोई शेयर लूं 3 या 5% ऊपर, 9:15 बजे खरीदूं, शाम तक 3.5 5% ऊपर बिक जाए, 3% ऊपर बिक जाए। भाई, अगर रोज का 3% रिटर्न आना है तो आप सोचो साल का रिटर्न कितना, 1000%, 1200%, 365 दिन है, तो ये नहीं होगा। बैंक की एफडी में 7% क्यों? कहीं तो आपकी सोच और एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेशन में मिसमैच है। अगर आप मार्केट में साल का 15%, 18%, 20%, 25% तक की भी उम्मीद लेकर आते हैं तो आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन आपको दिन का 5% बनाना है तो फिर कुछ और जगह सोचिए, ये वाली सही नहीं है। बन गया तो आपका नसीब है, बाकी बनता नहीं। तो ये दूसरी चीज है कि आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कम कर लीजिए। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अपने आप में फुल टाइम जॉब है, आसान काम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अगर सपोज आप जॉब कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछूं कि आनंद जी आप अपनी सैलरी कितने साल में डबल कर लेंगे, तो 10-15% के हिसाब से सालाना बढ़ी तो भी कम से कम 7-8 साल तो मुझे लग जाएंगे डबल होने में, लेकिन यहाँ पर पैसा सबको 6 महीने में डबल करना है। जो काम, जिसकी क्वालिफिकेशन मैंने ली, मैंने सीए की पढ़ाई की है, मैं मीडिया का काम कर रहा हूँ, या मैं ये काम 25 साल से 30 साल से कर रहा हूँ, उस काम में मुझे